लो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हेडिंग लिखना, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स लिखो और स्टार मार्क करके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अपन। कंजर्वेटिव फोर्स लिखो और कुछ पॉइंट्स लिखेंगे उसमें। लिखो पहला पॉइंट, वर्क डन बाय और अगेंस्ट work done by or against work done by or against a conservative force depends only on हाँ, work done by or against work done by or against a conservative force depends only on initial and final position of the body। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, work done by or against a conservative force depends only on initial and final position of the body, ब्रैकेट में लिख लेना, not depend upon the nature of path, not depends on nature of path, not depends on nature of path। next point, work done, क्या ये फिर से रिपीट करूं? नहीं नेक्स्ट सर। पॉइंट देखना, work done by or against a conservative force, next point लिखो, work done by or against a conservative force in a round trip is zero, in a round trip is zero। in a round trip is zero। इसका क्या मतलब है समझो, जैसे सपोज करो एक ब्लॉक है m मास का, इसे मैंने इस पाथ को फॉलो कराते हुए फिर मैं यहीं पे लेके आ जाता हूँ। ऐसे कोई पाथ है, सपोज करो इस तरीके से पाथ को मैंने फॉलो कराते हुए फिर से मैंने यहीं पे लेके आ गया, तो देखा जाए तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है ना। या फिर से तुम चाहो तो सर्कल में घुमा के यहाँ पे ले आओ, कैसे भी लेके आओ जाओ। तो इस वाले केस के लिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। वैसे मैं कहूँ कि यदि मैं वर्क डन बाय mg तुमसे पूछूं तो इस केस के लिए आंसर क्या करोगे? जीरो। क्यों? क्योंकि mg के लिए अपन देखें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट जो इनिशियल पोजीशन था वही उसके फाइनल पोजीशन ही है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ट्रैवल नहीं करा, दैट मीन्स वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा? जीरो। और mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो तुम चाहो तो इस साइड में डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एयर रेजिस्टेंस कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, वो थर्ड पॉइंट में तुम्हें समझ में आ जाएगा। लिखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज कंप्लीटली work done by a conservative force is completely recoverable। work done by a conservative force is completely recoverable। सर लास्ट का क्या है? हाँ,
work done by a conservative force is completely recoverable. इसे अपन रिकवर कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मैं कुछ एग्जांपल से तुम्हें समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करो इस टाइप का कोई अपने पास एक स्मूथ सरफेस का एक बाउल मान लेते हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक स्मॉल मास का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट प्लेस करा, यहाँ से तुम रिलीज कर रहे हो, तो तुम क्या देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ सेम हाइट पे पहुंच रहा है। तो तुम इसके मोशन को अच्छे से समझो तो तुम देखोगे कि अभी इसके पास स्पीड 0, बाद में जब ये बॉटम पे आता है तो इसके पास स्पीड मैक्सिमम, है ना, फिर यहाँ पे जाता है तो स्पीड फिर से 0। तो हो क्या रहा है, पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर काइनेटिक एनर्जी 0। हो क्या रहा है बेसिकली, तो पहले mg देखो, mg इसमें किधर वर्क कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है ना, तो नीचे की तरफ कर रहा है, लगातार वर्क डन करा और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में। अब जब इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो जब ये ऊपर मूव करना स्टार्ट कर रहा है तो mg फिर से नीचे लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट इस बार ऊपर की तरफ है। तो अब इस बार mg ने नेगेटिव वर्क डन करा और फिर से काइनेटिक एनर्जी में जितना एनर्जी स्टोर किया था उसे वापस ले लिया। क्या बात समझ रहे हो तुम? कुछ आइडिया लग रहा है कैसे ये काम कर रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज कम्प्लीटली रिकवरेबल। सोचो, यहाँ पे यदि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता कुछ ना कुछ, तो क्या जिस हाइट से अपन रिलीज करते ऑब्जेक्ट को, क्या उसी हाइट पे वापस जाता क्या? तो आंसर होता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता था कुछ कम हाइट तक ही जाके रुक जाता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन ने इसमें जो वर्क करा वो हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। तुम्हें पता होगा कि फ्रिक्शन बेसिकली दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में लगता है और जब इस सरफेस को तुम टच करके देखो तो तुम्हें गर्म जैसा फील होता है। तो गर्म है इसका मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ हीट का प्रोड्यूस हुआ है, और हीट का जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो हीट तो इन्वायरमेंट में चला गया ना, तो उस हीट को अपन वापस तो नहीं ला सकते। कहने का मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो किया गया वर्क डन है वो उसे अपन रिकवर नहीं कर सकते। तो इस फ्रिक्शन को या एयर रेजिस्टेंस को अपन कैसा फोर्स कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर एक सिंपल से लाइन में तुम याद रख सकते हो, जो भी फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करे, जो भी फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करे वो सभी फोर्स कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव। जैसे एयर रेजिस्टेंस फोर्स, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा, है ना। सिमिलरली फ्रिक्शन के साथ भी वैसा ही है, जैसे जैसे तुम इसकी स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे इसमें फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक लिमिट तक ही बढ़ता है, बट ठीक है, अपन कह तो सकते हैं ना कि वेलोसिटी पे डिपेंड तो कर ही रहा है, क्योंकि रिलेटिव मोशन है तभी फ्रिक्शन लगता है, समझे। और वैसे ही विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में भी विस्कस फोर्स यदि तुम्हें याद हो तो F बराबर 6 पाई ईटा आर इंटू वी, यहाँ भी v वेलोसिटी है, तो यहाँ पे देखो फोर्स वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल है, तो मैं कह सकता हूँ कि विस्कस फोर्स भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो तुम्हें समझ में आया होगा कंजर्वेटिव फोर्स अपन किसे कहेंगे? उस पर्टिकुलर फोर्स को जिसकी वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, सिंपल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से उसको मतलब है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसे आया ये इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, उसे अपन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन कितना? 0। राउंड ट्रिप का मतलब जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वही मेरा फाइनल पॉइंट है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, तो वर्क डन कितना? 0। एंड लास्ट, ये कंप्लीट रिकवर कर सकते हैं, इसकी वजह से जो भी वर्क डन होगा इसे अपन कंप्लीट रिकवर कर सकते हैं। तो क्या तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आया क्या? यस का मैसेज करो। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं अपने को। पहला लिखना ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड इलास्टिक फोर्स ब्रैकेट में स्प्रिंग फोर्स, एंड थर्ड इलास्टिक फोर्स ब्रैकेट में स्प्रिंग फोर्स।
उसके बाद हेडिंग लिखना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें पहला पॉइंट लिखना वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन बाय और अगेंस्ट the force in a moving object depends on in a moving object depends on path between initial and final position, depends on path between initial and final position। नेक्स्ट पॉइंट लिखना velocity dependent forces, velocity dependent forces such that velocity dependent forces such that air resistance, viscous force, velocity dependent forces such that air resistance, viscous force etc are non-conservative, are non-conservative। एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल तो ही क्या, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये सब अपना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हैं। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल है। देखना ध्यान से, यहाँ तक नोट कर लिए तो इसका मैसेज करो। चलो उसके बाद हेडिंग लिखो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, relation between potential energy and conservative force। देखो क्या मतलब है इसका, समझते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du, ये क्या ये किसके बराबर होता है, या फिर ऐसे मैं प्रॉपर लिखूं तो मैं याद होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद है क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब इसी को यदि मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू, स्मॉल फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से। तो डी यू इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू सी। अच्छा, डी डब्ल्यू सी को यदि मैं अच्छे से लिखना चाहता हूँ तो मैं डी डब्ल्यू सी लिख सकता हूँ एफ डॉट डी आर, है ना, एफ डॉट डी आर सिंपल। अच्छा, एफ है कितना, तो एफ को यदि मैं ओपन करूं तो एफ को मैं सिंपल लिख सकता हूँ एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप।
आई जे के में, एंड डी आर को यदि मैं ओपन करूं तो इसे लिखूंगा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। सही है। अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ध्यान से देखना। तो क्या आएगा, डी यू बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। ये डॉट प्रोडक्ट किससे जाएगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। ये सिंपल होगा। अब ध्यान से देखना, डी यू इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस ऑफ एफ वाई डी वाई माइनस ऑफ एफ जेड डी जेड, इस तरीके से आएगा, है ना। सोचो, अब मैं कहता हूं इफ वाई एंड जेड आर कांस्टेंट, y and z आर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं सपोज करो, तो सिंपल अपन कह सकते हैं कि dy भी 0 के बराबर होगा और dz भी 0 के बराबर होगा। मतलब कि मैं y और z को एज अ कांस्टेंट मान रहा हूं। कहने का मतलब ये जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, यही डिफरेंशिएशन किस में कन्वर्ट होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसमें कन्वर्ट होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में। और इससे अपन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, du इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसे अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे बताया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में कि जो वेरिएबल हो उसी के रिस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट करना है और बाकी सभी को अपने को क्या मानना है, कांस्टेंट। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तुम्हें याद आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ रिलेशन बताया गया था, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, याद आ रहा है क्या। वहां भी कुछ इसी टाइप का रिलेशन था। वो बेसिकली यहीं से प्रूफ होता है, यदि तुम कनेक्ट कर सकते हो तो तुम देख भी सकते हो। तो एफ एक्स ऐसे लिखेंगे और सिमिलरली लिखेंगे कि जब एक्स और जेड कांस्टेंट है तो अपन लिखेंगे, देखो मैं पहले नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर लिखना। फिर मैं कहता हूँ कि इफ वाई एंड, पहले वाई की जगह, हाँ, इफ एक्स एंड जेड आर कांस्टेंट। अब ये दोनों कांस्टेंट है तो क्या मैं डायरेक्ट लिखूं, डी यू बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वाई, इसी तरीके से आते जाएगा तीनों ही। सिमिलरली डी यू बाई डी जेड किसके बराबर होगा, माइनस एफ जेड के। अब यदि मैं f को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। तो देखो ध्यान से, f तो f रहेगा, एफ एक्स क्या लिखेंगे अपन बताओ, डी यू बाई डी एक्स माइनस आई कैप। फिर क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी वाई माइनस जे कैप। फिर क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी जेड माइनस के कैप। अच्छा, एक पॉइंट तुम नोटिस करो, अभी कर क्या रहे हैं अपन इस टॉपिक में, ये जो टॉपिक इसमें कर क्या रहे हैं, देखो समझना, कनेक्ट करने की कोशिश करना। अभी तक अपन क्या, सॉरी, अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि फोर्स के हेल्प से अपन वर्क डन सॉल्व कर रहे थे, राइट। अभी तक अपन फोर्स के हेल्प से वर्क डन सॉल्व कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, वर्क डन के हेल्प से फोर्स पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन कौन से फोर्स की वजह से हुआ होगा। समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स में ये पॉइंट लिखाया गया है कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन किया जाता है उसे अपन रिकवर कर सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे मैं जानना चाहता हूँ कि यदि इस किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन है तो ये कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स ने इस पे काम किया है, वो मुझे पता करना है। तो ये अपन पता कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे फोर्स भी पता लग गया। कुछ आइडिया लग रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो तुम। अब यदि तुम्हें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो देखो यहीं पे साइड में बताता हूँ। तुम्हें याद होगा ये बताया गया था डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, याद है क्या सभी को। एंड तुम्हें ये भी पता है कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू इंटू डेल्टा वी, याद है क्या। डेल्टा यू बराबर होता है क्यू इंटू डेल्टा वी के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब यदि तुम इसे डेल्टा वी को तुम लिखना चाहो तो क्या डेल्टा यू बाई क्यू लिख सकते हो, देखना ध्यान से। माइनस ऑफ ई को अपन फोर्स को लिख सकते हैं एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू इंटू डी आर, इससे कैंसिल होगा और इसी इंटीग्रेशन को हटाओगे तो डी यू बाई डी आर बनेगा और यहाँ पे एफ बन जाएगा माइनस साइन के साथ। तो ये देखो यही तो है। कुछ समझ में आ रहा है क्या तुम्हें। चलिए नोट करो फिर आगे देखेंगे। हाँ पिछले स्लाइड कर देते हैं, हाँ ये रहा।
नेक्स्ट स्लाइड करूं क्या? ये रहा, देख लो एक बार। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर दो एक बार। तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सभी को अच्छे से? यस सर। अपन इसमें कर क्या रहे हैं, सभी को अच्छे से समझ में तो आ गया ना? बस अपन रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। वर्क डन गिवन है, अब अपन फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आखिर कौन से फोर्स की वजह से ये वर्क डन हुआ होगा। और लेकिन ये काम सिर्फ अपन कंजर्वेटिव फोर्स में ही कर सकते हैं, इसलिए अपन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ रिलेशन देख रहे हैं, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन करते हैं वो तो अपन रिकवर कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना? तो इस वजह से अपन यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स को ही अपन स्टडी कर रहे हैं मेनली। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, देखना ध्यान से। एक तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का टर्म गिवन है, U बराबर 3x² y प्लस 6xy प्लस yz, ये तुम्हें इक्वेशन गिवन। तुमसे पूछा गया फाइंड फोर्स एट 1,2,1, ये तुमसे पूछा गया है। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। देखो, यदि मुझे फोर्स का x कंपोनेंट सॉल्व करना है तो मैं du/dx करूंगा विद माइनस साइन। अब x यहाँ पे तो है, तो कितना आ जाएगा बताओ? 6xy आएगा क्या डिफरेंशिएट करने के बाद? इसमें भी x है, तो इसमें x है, तो इसमें 6y आएगा, क्योंकि 6y एज अ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। yz को अपने को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। yz देखो, yz एक कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए अपन ने किया ही नहीं। तो fx तुम्हें समझ में आया होगा। फिर सिमिलरली fy सॉल्व करने जाएं तो du/dy आएगा। अब देखो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे 3x² ही बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 6x बचेगा, ध्यान से देखना, और सिंपल यहाँ पे z बचेगा। दिख रहा है क्या तुम्हें? यदि मैं fz करूं तो du/dz माइनस साइन रहेगा, आगे वाले टर्म में z है नहीं, जो हो जाएगा, दूसरे वाले में भी नहीं है, 0 हो जाएगा, और तीसरे वाले में सिर्फ y है। अब मुझे क्या बोला गया कि 1,2,1 पे बताओ, मतलब अब जहां पे भी x होगा वहां पे मैं 1 रखूंगा, y होगा 2 रखूंगा, z होगा 1 रखूंगा। तो यहाँ पे यदि मैं पॉइंट रखता हूँ 1,2,1, तो यहाँ पे आएगा 6 × 2 प्लस 6 × 2, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, 24 आएगा क्या माइनस साइन के साथ? इधर देखो, इधर अपन पॉइंट रखें तो 3 प्लस 6 प्लस 1, यहाँ से -10 आएगा क्या? देख लेना कैलकुलेशन। फिर इधर y तो सिंपली 2 है, तो यहाँ पे अपन फाइनल आंसर यदि बताने जाए तो -24i कैप -10j कैप और -2k कैप, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। क्या तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, बस बहुत आसान है। अब 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, तुम सॉल्व करके बताना।
देखना, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, नोट कर लिए थे क्या? एक मिनट देख लो। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यू तुम्हें गिवन है -3xy प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड, है ना? एंड पहला दूसरा है y बराबर -3xy z प्लस 10, एंड थर्ड u बराबर 6x² z प्लस 6y² z माइनस 2x² y। इन सभी को फोर्स, मतलब सभी में फोर्स कैलकुलेट करना एट 1, 2, 3। फोर्स सॉल्व करना एट 1, 2, 3। करो सॉल्व। सिंपल डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट डे का होमवर्क बिगनर बॉक्स 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 13 सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? बिगनर बॉक्स 4 में 9, 10, 13 सॉल्व नहीं करना है। ये तुम्हारा नेक्स्ट डे का होमवर्क है।
सॉल्व कर लिए क्या क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिए क्या सॉल्व? ओके, कोई माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर बता दो, फर्स्ट का क्या है? स्नेहिल बताना फर्स्ट का आंसर। 6 I कैब माइनस 9 J कैब माइनस 4 K कैब। 6 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 4 के कैप, यही ना? माइनस 4। माइनस 4 के कैप, ठीक है। सेकंड बताओ। 18 I कैब प्लस 9 J कैब 15 आई कैप 9 जे कैप प्लस 6 K कैब 18 I कैब सर। प्लस 18 आई कैप, देख लो एक बार यही है क्या जो मैं लिख रहा हूँ? सर 15 आई कैप प्लस 9 जे, 18 आएगा, 18 आई कैप बोला। 18 I कैब प्लस अच्छा 9 प्लस 6 18 आई कैप प्लस 9 जे कैप और 6 K कैब 60, 6 अच्छा 6, सिर्फ 6, ठीक है हाँ। उसका थर्ड बताओ। 44 I कैब हम्म, माइनस 70 J कैब माइनस 18 K कैब। माइनस 17 या 70? 70 जे कैप और के कैप में कितना बताया? माइनस 18 K कैब। ओके ठीक है, माइनस 18 के कैप, देख लो यही आंसर है क्या? यस सर। आसान है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो नेक्स्ट डे का होमवर्क क्या रहेगा? बिगनर बॉक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13 सॉल्व नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। वैसे चाहो तो इसमें सिर्फ 10 तुम नहीं कर सकते, बाकी 9 एंड 13 पे भी ट्राई ले सकते हो, बट ठीक है 9, 10, 13 नहीं सॉल्व करना, बाकी कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। सर सर हाँ बोलो। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी सर। हाँ बोलो ना। सर ये बोर्ड पे पढ़ाइए ना सर आजकल, वाइट बोर्ड पे सर। सर इसमें हाँ सर थोड़ा हाँ लेजी बस जाता है सर। हाँ सर। इसमें सबको दिक्कत आ रही थी सर, सबने बोला बोर्ड था पे, हाँ कि बोर्ड पे बोलो सर से। नहीं तो ठीक है, हाँ हाँ अरे, हाँ अरे तो बस 2-3 दिन और पढ़ लो, उसके बाद तो अपन क्लासरूम से ही पढ़ाएंगे, है ना? ठीक है हाँ 2-3 दिन के बाद मैं क्लासरूम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर। थैंक यू सर। ठीक है, सर। ओके ओके बाय। ठीक है ओके बाय। थैंक यू सर। वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।